Assalamualaikum students, my name is Haider Zaki and I am teaching ACCA, CA, CPA, ISTW from or above past 10 years. 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है या जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ACC के अंदर भी ये क्या कहते हैं पेपर है, इसका नाम F9 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से FM पार्ट 2 के अंदर स्किल मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं या छोटा सा क्लेरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, हमारे पास कोई भी हमें बिजनेस अगर रन करना है, कोई भी हमें कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, इफ़ यू वांट टू जनरेट प्रॉफिट्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी अगर जाना है तो वी नीड फंड्स। कोई भी एक्टिविटी हो तो वी नीड्स फंड्स, पैसा चाहिए। सवाल ये उठता है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए, अल्टीमेट मकसद हमारा कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, तो कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए सवाल ये आता है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, फाइनेंस या फंड्स कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, आइदर इट विल बी इक्विटी और डेट। आसान जबान में आप बचपन में इसको पढ़ते हुए आए, कैपिटल एंड लायबिलिटी। आसान जबान से मैं बोलूं कि या तो आप अपने घर से पैसा ले आए, बिजनेस एक्टिविटी में, कमर्शियल एक्टिविटी में, कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर आप अपने घर से पैसा ले आए। अगर आप अपने घर से पैसा ला रहे हैं, अपना पैसा ला रहे हैं, तो आप मालिक हुए या आप इक्विटी पार्टिसिपेंट हुए। आप इक्विटी में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, आप ओनरशिप ऑफ बिजनेस लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 करोड़ रुपया मैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं और बोलता हूं ये मेरा बिजनेस है, इसके नुकसानात फायदे मेरे हैं, जितना भी फायदा होगा मेरा होगा, जितना भी नुकसान होगा मेरा होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, बट आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी जरूरी नहीं आप अपने घर से लाओ, आप पूरी आवाम को, पब्लिक को एक ऑफर दे सकते हो कि भाई जिसको भी मेरे आइडिया का, मेरे बिजनेस का मालिक बनना है तो वो मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे लगा सकता है मालिक बनकर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया पुराना हो चुका है, लेकिन फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि एक ज़माने पहले बहुत नया आइडिया था। आइडिया ये कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाऊंगा, ईवीज बनाऊंगा। अभी मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है ना, मैंने मार्केट में बोल दिया भाई ये आइडिया है, सबको सुनाया, मैंने बोला जिस जिस बंदे को इस आइडिया में इन्वेस्ट करना है वो और मालिक बनना चाहता है, मालिक की एंजॉयमेंट क्या है या इक्विटी ओनर होने की एंजॉयमेंट क्या है, इक्विटी पार्टिसिपेंट होने की एंजॉयमेंट क्या है, जितना भी प्रॉफिट हो, whatever the size of profit, whatever the size of loss, जो भी हो वो आपको मिलेगा, वो आपको, आप उसको एंजॉय करोगे। ठीक है, मींस अगर बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट का प्रॉफिट हुआ, सारा आपका, ट्रेमेंडस अमाउंट का लॉस हुआ, वो भी सारा आपका। तो ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपकी है, डिसीजन मेकिंग आपकी है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आप पैसा लगा रहे हो। अच्छा, हमें चूंकि कंपनी पर्सपेक्ट से पढ़ना है, बिजनेस पर्सपेक्ट से पढ़ना है, तो कंपनी के पास, बिजनेस पर्सपेक्ट के पास जो पैसा अरेंज करने का एक जगह है वो है इक्विटी मार्केट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। मतलब वो अपने बिजनेस के मालिकों के घर से पैसा ले आए। ठीक है, दूसरा रास्ता है आपके पास डेट मार्केट, डेट इंस्ट्रूमेंट। आप क्या करो, आप पब्लिक को, ये पब्लिक ही है, ये लोग ही हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक छोटी सी डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए हमें एक कंपनी चलानी है। मिसाल के तौर पर हमें एक बिजनेस स्ट्रक्चर उठा लेते हैं। बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे पास 3 है ना, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर उठा लेते हैं विच इज कंपनी। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ना हमें फंड्स चाहिए होते हैं, और वो फंड्स पता है किस बंदे के पास है, इन्वेस्टर के पास है। वो फंड सारे किसके पास है, इन्वेस्टर कौन है, जिसके पास पैसा है। तो इन्वेस्टर हमें क्या देता है दोस्तों, फंड्स देता है। इन्वेस्टर हमें क्या देता है, फंड्स। अब ये इन्वेस्टर का डिसीजन है, ठीक है, और कंपनी की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। इन्वेस्टर का डिसीजन है कि आया वो कंपनी की का इक्विटी पार्टिसिपेंट बनना चाहता है, मींस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, ठीक है, या वो कंपनी का डेट पार्टिसिपेंट बनना चाहता है या डेट इन्वेस्टर बनना चाहता है। डेट बी साइलेंट, तो डेट इन्वेस्टर बनना चाहता है। मींस मेरे, आप सोचो ना, आप अपने ऊपर रख के सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। इफ यू हैव 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ रुपया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 करोड़ किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें और बोलना चाहें कि भाई मैं 35% शेयर होल्डर बनना चाहता हूं, मैं मालिक बनना चाहता हूं, मींस मैं इक्विटी फाइनेंसिंग में आना चाहता हूं। तो आपने इक्विटी मार्केट में एंटर कर लिया है,
ठीक है। लेकिन आप बोलते हो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं 1 करोड़ किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं रिस्क ऑफ लॉसेस को बेयर नहीं करना चाहता, मुझे प्रॉफिट और लॉस में कोई शेयर नहीं चाहिए, मुझे डिसीजन मेकिंग भी नहीं करनी। ये मैंने आपको पैसे एज अ उधार दिए, लोन दिए, मेरे पास 1 करोड़ रुपया मैंने किसी को उधार दे दिया है। तो सर ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स करने के फायदे क्या हैं? ये फायदा समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों को उधार वाली मार्केट समझ में नहीं आती, डेट मार्केट समझ में नहीं आती, और यहाँ इस विसिनिटी में डेट मार्केट इतनी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए समझ में नहीं आती। तो आइए पहले बात को समझते हैं। देखिए फाइनेंसिंग 2 तरह की है, एक है फेवर फाइनेंसिंग, एक है कमर्शियल फाइनेंसिंग। फेवर फाइनेंसिंग क्या होती है कि मिसाल के तौर पर आप अपने रिश्तेदारों से उधार ले लेते हो, अपने दोस्तों से उधार ले लेते हो, वो है फेवर फाइनेंसिंग। मिसाल के तौर पर मैंने किसी खाला से, अपनी दोस्त से 1 लाख रुपए लिए, 3-4 महीने बाद 1 लाख रुपए वापस लौटा दिए। क्या मेरा कोई खर्चा हुआ एक्स्ट्रा? नहीं, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। खाला कभी नहीं बोलेगी कि मैंने 1 लाख तुम्हें दिए थे तो मुझे 1 लाख पर 1,20,000 रुपए वापस करो, 1,20,000 वापस करो, 20,000 एक्स्ट्रा वापस करो। तो फेवर फाइनेंसिंग इज लाइक फ्री फाइनेंसिंग, इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती, इज अवर फ्री फाइनेंसिंग, और ये ज्यादातर रिलेटिव्स की तरफ से होती है। बट हम जो एक्चुअल दुनिया में रहते हैं, या जिस दुनिया में रहते हैं जिसमें मेजॉरिटी फाइनेंसिंग होती है, वो कमर्शियल फाइनेंसिंग होती है। आप किसी से भी पैसा अरेंज करने चले जाओ, किसी से भी, वो आगे से पता आपसे क्या कहेगा, मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, व्हाट बेनिफिट विल यू गिव टू मी, मुझे वो क्या बेनिफिट दोगे, क्या फायदा दोगे? तो दे आस्क फॉर रिटर्न। एक कमर्शियल फाइनेंसिंग वाले आपसे हमेशा रिटर्न मांगते हैं कि भाई मैं आपके अंदर, अगर आपके पास में $100,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको 1 करोड़ रुपीस दे रहा हूं, तो मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा? तो आप अगर इन 2 मार्केट्स में जा रहे हो, मींस अगर आप इक्विटी मार्केट में जा रहे हो, आप डेट मार्केट में जा रहे हो, आइदर आप इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से पढ़ लो या कंपनी पर्सपेक्टिव से। कंपनी मिसाल के तौर पे मार्केट से पैसा उठा रही है, ले रही है, लेकिन इक्विटी मार्केट से सबको क्या कर रही है, शेयर इश्यू कर रही है और उनसे पैसे ले रही है, मालिक बना रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी उधार ले ले, बैंक से लोन ले ले, बॉन्ड्स इश्यू कर दे, मतलब उधार ले मार्केट से, मालिकों से फाइनेंसिंग ना करें। तो यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। और जो भी बंदा पैसा दे रहा है, इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, या तो वो मालिक बन रहा है या वो हमें उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, वो आगे से पता है क्या आस्क करेगा, क्या पूछेगा, आस्क फॉर रिटर्न्स, मुझे क्या फायदा होगा। तो बेटा जो मालिक बनते हैं उनको 2 फायदे होते हैं, एक उन्हें डिविडेंड्स मिलते हैं, मतलब जो भी पैसा, मिसाल के तौर पर आपका बहुत सारा पैसा आपने इग्लू कंपनी को दे दिया, इग्लू कंपनी क्या करेगी, आपके पैसे से आइसक्रीम्स बनाएगी और सेल आउट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आइसक्रीम बनाएगी, सेल आउट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आइसक्रीम बेच के सेल आउट करके वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और जब वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। आपके पास पैसा है 1 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपया, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी आपके पैसे से एक्टिविटीज करेगी, कमर्शियल एक्टिविटी करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, प्रॉफिट जनरेट करने के बाद वो प्रॉफिट मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। दूसरा तरीका है कि आपको कैपिटल गेन हो जाए। कैपिटल गेन थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या हो जाए कैपिटल गेन। तो 2 आपको रिटर्न्स मिलते हैं। इसी तरह डेट मार्केट में आ जाए, मैं अगर किसी कंपनी को उधार देता हूं, मैं किसी कंपनी को लोन देता हूं, तो मुझे इन रिटर्न क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। मिसाल के तौर पे मैंने $100,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स मींस कि आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर, आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर, मुझे वो $100,000 वापस मिल जाएंगे। कोई फायदा हुआ? अभी तक नहीं हुआ। पहले दिन और 5 साल बाद फायदा क्या होगा? द होल पैसेज ऑफ 5 ईयर्स, ये जितना भी पैसेज ऑफ 5 ईयर्स है, जो पूरा टाइम ऑफ 5 ईयर्स है, इसमें मुझे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इंटरेस्ट आता रहेगा, मुझे एक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दिस इंटरेस्ट इज द रिटर्न फ्रॉम डेट मार्केट, मुझे डेट मार्केट से ये फायदा होगा। नॉर्मली मुस्लिम्स में ये प्रोहिबिटेड है, तो इसलिए मुस्लिम्स कंट्रीज में दिस मार्केट इज वेरी इनएक्टिव, कि वहां पर आपको ये मार्केट ज्यादा नजर नहीं आएगी और उसको समझना मुस्लिम कंट्रीज में, विसिनिटीज में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज आप दूसरी कंट्रीज में चले जाएं, दूसरी विसिनिटीज में चले जाएं, दूसरी कम्युनिटीज में चले जाएं, यहाँ वो ये दोनों मार्केट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा जर्मन्स में होती हैं ये दोनों मार्केट, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। उनके जो बच्चे होते हैं इस मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। तो मैंने आपसे अगेन कहा
कि देखें अगर आपका पैसा है, आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं और बोले मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं। इसकी बहुत इजी मिसाल है, जो भी करंट मिसाल दे रहा हूं, कि एलॉन मस्क ने जिस तरह से ट्विटर के शेयर्स खरीद के इसका मालिक बन गया इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दूसरा ऑप्शन ये था एलॉन मस्क के पास या किसी भी इन्वेस्टर के पास, वो किसी भी कंपनी में पैसे दे, लेकिन वो बोल रहा भाई मैंने आपको ये उधार दिया है, आफ्टर सर्टेन टाइम आपने मुझे पैसा वापस कर देना है, या इसके अंदर अदर एग्रीमेंट्स क्लॉजेस भी होते हैं, तो मैंने आपने मुझे मेरा पैसा वापस कर देना है, आपको वापस करना होगा, और जब तक आप मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मुझे फायदा क्या पहुंचाओगे कि आप मुझे ईयरली, क्वार्टरली, मंथली क्या देते रहोगे? इंटरेस्ट। डेट मार्केट में भी कैपिटल गेन होता है, इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है और ये किस तरीके से कमाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अच्छा कंपनी पर्सपेक्ट से देखो तो कंपनी के पास सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या हो गए? इक्विटी मार्केट, सेकंड इज डेट मार्केट, या तो मालिकों से पैसा मांग लें या दूसरों से पैसा मांग लें। दूसरों से मतलब ये जो दूसरे हैं ये मालिक तो नहीं है, ये कौन लोग हैं? ये क्रेडिटर्स हैं। ये कौन लोग हैं? क्रेडिटर्स। ये लोग कौन हैं? ये इक्विटी होल्डर हैं, या इनको आसान जबान में आप शेयर होल्डर्स बुला सकते हो। आसान जबान में शेयर होल्डर्स बुला सकते हो। शेयर होल्डर को रिटर्न कंपनी को क्या देना पड़ता है? देखो एक बात अभी दोबारा बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल दुनिया में आपको कोई भी फाइनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। देयर आर वेरी लेस एग्जाम्पल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंसिंग। फेवर फाइनेंसिंग हो सकती है, वो मैंने आपसे आप खाला पप्पो चाचा मामा से ले लो, एक वक्त के बाद वो भी रिटर्न मांगेंगे, ठीक है। बट एक्चुअली कमर्शियल दुनिया में जब आप फाइनेंस अरेंज करने जाओगे, यू हैव टू बेयर सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। मैंने अगर किसी से 1 करोड़ रुपए लिए, इंक्यूबेशन सेंटर जाके अपना आइडिया पिच किया, वहां से मैंने किसी इन्वेस्टर से, आपने देखा होगा काफी ज्यादा इंडियन प्रोग्राम में आजकल, वो कौन है चश्मे वाला बंदा, मैं उसका नाम भूल गया, सुनील पता नहीं क्या नाम है, तो वो शख्स क्या कर रहा है? वो लोगों के पिचेस सुनता है और लोगों को पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट देता है। जब वो इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह की कर सकता है, या तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकता है या वो डेट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जब वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है तो बोलता है मुझे प्रॉफिट में से शेयर देना, और जब वो डेट इन्वेस्टमेंट करता है तो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस, मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे मेरा इंटरेस्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो एक बात पता चली, इंटरेस्ट में एक फायदे हैं, कुछ फायदे हैं अगर गौर से देखा जाए। इंटरेस्ट पहली बात फिक्स्ड है, ज्यादातर फिक्स होता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा फिक्स्ड है। दूसरा मैंडेटरी है, लाजमी देना है, चॉइस ऑफ स्किप नहीं है कि इसको छोड़ा जा सके। लेकिन डिविडेंड में पता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नॉट फिक्स नहीं है भाई, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंड होगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम डिविडेंड होगा। इट इज नॉट फिक्स। दूसरा, कुछ वक्तों के लिए नॉट मैंडेटरी, मींस किसी साल डिविडेंड ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मिसाल के तौर पे 2003 में कंपनी ने काम किया, 2003 में प्रॉफिट्स बनाए, तो लाजमी नहीं कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे। इसको डिविडेंड पॉलिसी में डिस्कस करेंगे, क्या कंपनी को डिविडेंड क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जब नहीं करते तो मार्केट में इन्वेस्टर बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट आता है, इन्वेस्टर बिहेवियर को पढ़ेंगे, उसकी क्या कहते हैं कंपनी की जो क्या कहते हैं क्रेडिट वर्दिनेस है, या कंपनी का यूं कह लो कॉन्फिडेंस कह लो, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उस कंपनी पे बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर छोटे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे बस क्लियर करने आया हूँ कि भाई देखिए पैसा अरेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इक्विटी फाइनेंसिंग कर लो या डेट फाइनेंसिंग। अब इसके रिटर्न की एक छोटी बात बता रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हो, एक इन्वेस्टर नॉर्मल इन्वेस्टर हो के सोचो, आम आदमी का इन्वेस्टर हो के, तो देखो अगर आप डेट मार्केट में पैसा लगाते हो तो पहली बात तो आपको आपका इंटरेस्ट फिक्स मिलता रहेगा इन द परसेंटेज टर्म या अमाउंट टर्म्स। सेकेंड, दूसरा मैंडेटरी है, ये इंटरेस्ट आपको चाहे प्रॉफिट हो लॉस आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट डिविडेंड में क्या केस है? डिविडेंड में हो सकता है कि डिविडेंड फिक्स ना हो, मीन्स आप अपने इस पर आप अपनी किचन इनकम डिपेंडेंट नहीं कर सकते कि यार एक सैलरी होती है ना फिक्स, तो यार पता है कि 20,000 रुपए घर पर आने तो मैं 20,000 के खर्चे बुक कर लूं, घर में कमिटमेंट्स कर लूं। लेकिन ये इनकम फिक्स नहीं है और ना ये इनकम मैंडेटरी है। हो सकता है किसी दिन किसी साल कंपनी डिविडेंड स्किप कर दे, बोले यार हम डिविडेंड नहीं दे रहे, हमें नहीं लगता कि ये वो साल है जिसमें हमें डिविडेंड अनाउंस करना चाहिए, तो नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट आ गया, 2 ऑप्शंस हो गए। बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ बेटा कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं डेट मार्केट में। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं तो वो किस में इन्वेस्ट करने का कहता है? डेट मार्केट में। तो मैंने रीजन पूछा भाई व्हाई डेट मार्केट, आप डेट मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हो? तो बच्चे ने बोला सर रिस्क कम है, बहुत रिस्क कम है। रिस्क कैसे कम है कि रिटर्न एक तो फिक्स है,
श्योरिटी है, सर्टेनिटी है कि यार पैसा आता रहेगा। दूसरा मैंडेटरी है, हर साल आएगा, स्किप नहीं हो सकता। यहां फ्लक्चुएशन है, कभी डिविडेंड बढ़ सकता है, डिविडेंड कम हो सकता है। दूसरा कभी स्किप हो सकता है और कभी नहीं आएगा। तो यहां रिस्क ज्यादा है। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बेसिक पॉलिसी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए बेटा, ग्रेटर रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, ग्रेटर रिटर्न, जितना ज्यादा जोखिम उठाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा, जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे, जितना ज्यादा खतरा मोड़ लोगे उतना ज्यादा फायदा भी होगा, और वाइस वर्सा, जितना ग्रेटर रिस्क लोगे उतना बड़ा नुकसान होने के भी चांसेस हैं। तो एक बात समझ में आ गई, जब डेट मार्केट में रिस्क कम है, रिस्क कैसे कम है कि भाई रिटर्न तो लाजमी मिलना है, रिटर्न फिक्स है एज कंपेयर टू इक्विटी। यहां रिटर्न चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, यहां पे फिक्स नहीं है। तो यहाँ रिटर्न, यहाँ पे रिस्क क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब इक्विटी मार्केट ज्यादा रिटर्न मांगती है, ज्यादा रिटर्न मांगती है, ये रिटर्न ज्यादा लेते हैं, और ये रिटर्न क्या लेते हैं, कम लेते हैं। मिसाल देता हूं, भाई आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो एज एन इक्विटी। आप जब इन्वेस्ट करोगे इक्विटी में तो हो सकता है आपको डिविडेंड आ जाए 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख रुपए। समझाने की बात कर रहा हूं, 20 लाख रुपए। क्यों आपको 20 लाख रुपए मिले? बोला भाई कभी नहीं मिलेगा, कभी फ्लक्चुएट होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी स्किप भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन जब आप डेट मार्केट में, बोला अगर मैं ये 1 करोड़ रुपया डेट मार्केट में कंपनी को उधार दे दूं तो क्या होगा? तो बोला भाई आपको 1 करोड़ पर सिर्फ 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो बोला भाई इंटरेस्ट कम क्यों है? बोला भाई इसमें रिस्क भी तो कम है। रिस्क क्या कम है कि 1 लाख रुपए आपको हर महीने मिलते रहेंगे या हर साल मिलते रहेंगे, और फिक्स है 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे, सॉरी 10 लाख रुपए मिलते रहेंगे। वहां 20 थे, यहाँ 10। तो यहाँ पे मतलब रिटर्न क्या हुए, कम। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं, इन्वेस्टर के लिए जो रिटर्न है वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से मुराद ये है कि पैसा अरेंज करने की कॉस्ट। एक बात तो समझ में आ गई इस लेक्चर से कि पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज नहीं होता, पैसे की कॉस्ट होती है। पैसा अगर आपने अरेंज करना है फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, फॉर अदर एक्टिविटीज, तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये जो आप ऊपर पैसे दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है कंपनी के लिए। कंपनी पर्सपेक्टिव से सोचो, कंपनी डिविडेंड देती है इन्वेस्टर को, तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। कंपनी इंटरेस्ट देती है तो ये कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, पैसा अरेंज करने की कॉस्ट। मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए था, 1 करोड़ का खर्चा ये है कि मुझे इसको डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, मुझे 1 करोड़ अगर मैं अरेंज कर लूंगा तो मुझे फला बंदे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होगी। एक चैप्टर हमारे पास है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। वो पूरा चैप्टर भी डिस्कस होगा, वो चैप्टर हम लोग आगे क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे। 24 नवंबर को हमारे पास वो क्रैश कोर्स आ रहा है। 24 नवंबर फॉर डिसंबर अटेम्प्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्रैश कोर्स अरेंज कर रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं 24 नवंबर से लेके 6 डेज का क्रैश कोर्स है। और उसमें चंद टॉपिक, 2 या चंद टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का क्विक रिव्यू या पूरा रिवीजन कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, डिटेल एनालिसिस होगा, डिटेल बात होगी, डिटेल प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगी उस क्रैश कोर्स के अंदर। तो उसमें एक छोटी सी चीज है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस यहां पर वो वाला कैपिटल नहीं है इक्विटी वाला, शेयर होल्डर इक्विटी वाला। यहां पे कैपिटल का मतलब है फंड, फाइनेंस। फाइनेंस को अरेंज करने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस को अरेंज करने की कॉस्ट। तो इक्विटी को, अगर आप इक्विटी की जो भी कॉस्ट है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, केई, और डेट की जो भी कॉस्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं, केडी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। अब इक्विटी फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है, उसके सोर्सेस हमारे पास ये 3 है कि कंपनी पैसा ले और ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दे, कंपनी पैसा ले इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, कंपनी पैसा ले शेयर ऑप्शन या वारंट्स इशू कर दे। ठीक है, तो पैसे के बजाय कुछ और भी लिया जा सकता है, एसेट भी लिया जा सकता है, सर्विसेज भी लिया जा सकती हैं। मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग हमारे पास ये 3 है। या यूं कह लो कि अगर आपने फाइनेंसिंग थ्रू ऑर्डिनरी शेयर करी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर करी या शेयर ऑप्शन करी, तो बेटा वो इक्विटी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, इक्विटी मार्केट में आ जाता है। लेकिन अगर आपने फाइनेंसिंग डिबेंचर, लोन नोट्स, बॉन्ड्स और टीएफसीज, पाकिस्तान में टर्म फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट्स बुलाते हैं, तो डिबेंचर, लोन नोट्स, बॉन्ड्स या टीएफसीज से फाइनेंसिंग करी या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंसिंग करी, तो बेटा ये फाइनेंसिंग डेट कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। एक तरह से ये उधार होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कंपनी को कहाँ से फाइनेंसिंग करनी चाहिए अपने एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। फ्रॉम विच कंपनी शुड फाइनेंस देयर, फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फाइनेंस, फ्रॉम विच सोर्स कंपनी शुड फाइनेंस देयर एक्टिविटीज। कंपनी कोई भी काम करना चाहती है, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होती है, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती है, तो सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सी एक्टिविटी से फाइनेंसिंग की जाए। ऑब्वियसली बात है उसी फाइनेंस ऑप्शन की तरफ जाया जाएगा। ये एक जेनेरिक आंसर है, अगेन बता रहा हूं ये जेनेरिक आंसर है। सिचुएशन डिफरेंट हो तो जवाब बदल जाता है। मैं आपको अभी एक F9 की सिचुएशन भी क्रिएट करके दिखाता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि ऑब्वियस सी बात है कोई भी अगर फाइनेंस अरेंज करने जाएगा तो वो बोलेगा भाई मैं ऐसा फाइनेंस अरेंज करना चाहता हूं जिसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस चीपेस्ट हो, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें पैसा मेरा कम खर्च हो। भाई मुझे 1 करोड़ ही अरेंज करने हैं, मुझे 1 करोड़ रुपीस की फाइनेंसिंग की नीड है। मैं इक्विटी मार्केट जा रहा हूं तो 1 करोड़ पे 20% रिटर्न मांगा जा रहा है 20 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं डेट मार्केट में जा रहा हूं तो वहां पे रिटर्न मांगा जा रहा है 10%। तो क्या पता चला डेट मार्केट की जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो कम है, 10 लाख रुपए, मेरे कम पैसे खर्च होंगे। दैट इज व्हाई डेट मार्केट इज चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। और चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है? क्योंकि डेट मार्केट में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम हो जाता है, रिस्क कम है रिटर्न भी कम हो जाता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अक्सर आपको एमसीक्यूज वगैरह में तंग करते हैं, ये थ्योरी की बातें कुछ छोटी छोटी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपका रिस्क कम, रिटर्न कम, रिटर्न कम तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी क्या हो जाती है? कम। अब इधर एक सवाल आता है कि F9 के केस स्टडी को डिस्कस करता हूं। तो जब भी कभी सवाल है कि विच सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड कंपनी शुड ऑप्ट, तो आपका हमेशा जेनेरिक आंसर होना चाहिए। जनरली कंपनी शुड ऑप्ट फॉर डेट फाइनेंसिंग because in debt financing the risk of investor is low as compared to risk of equity investor। जो डेट इन्वेस्टर का रिस्क है वो इक्विटी इन्वेस्टर से कम है ड्यू टू लिक्विडेशन हायरार्की, ड्यू टू रिटर्न्स पॉलिसी। तो इसकी वजह से इसका रिस्क क्या है? कम। सो द रिटर्न्स आर ऑल्सो लो। तो द रिटर्न ऑफ द कंपनी, रिटर्न जो भी देते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी डेट का कम है। तो क्या सबके लिए डेट फाइनेंसिंग अच्छी है? जेनेरिक आंसर बता रहा हूं, सवाल अक्सर आता है विच सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी शुड ऑप्ट। तो आप बोलते हैं जनरली कंपनी शुड ऑप्ट डेट फाइनेंसिंग। उसकी रीजनिंग आप इस तरह से देते हैं कि भाई क्योंकि वो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डन, यहां तक बात खत्म हो गई। फिर आपने फॉरेन से जाकर फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, डेट अपॉन इक्विटी। फॉरेन से जाकर डेट अपॉन इक्विटी फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है उस कंपनी का। अगर डेटा गिवन है और अगर वो आंसर 60% या 60% से अबव आ जाता है, मार्केट नॉर्म है कि 60% इज हाई गियरिंग रेशियो, मतलब अगर 60% अभी है और डेट फाइनेंसिंग ले लूंगा और उधार ले लूंगा तो गियरिंग रेशियो बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो बढ़ जाएगा, विच इज लीड्स टू द फाइनेंशियल रिस्क। कंपनी को फाइनेंशियल लिक्विडिटी रिस्क की तरफ ले जाती है, लिक्विडेशन रिस्क की तरफ ले जाती है, फाइनेंशियल गियरिंग रिस्क की तरफ ले जाती है। तो आपने फौरन जवाब देना है अगर उसकी गियरिंग 60% से ज्यादा आ रही है। बोला एज द गियरिंग रेशियो, फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो ऑफ द कंपनी इज अबव और इक्वल्स टू 60%, आई वुड सजेस्ट कि वो किस तरफ चले जाए? इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ चले जाए। लेकिन अगर 60% से कम आता है, लाइक 36%, 46%, तो आप बोलोगे एज कंपनीज फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो इज बिलो 60%, then company have some margin to borrow or to fund the company through debt financing। अभी कंपनी के पास मार्जिन है क्योंकि फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो आपका फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडेशन रिस्क कैलकुलेट करके देता है कि आया कंपनी डिसॉल्व तो नहीं हो जाएगी, बंद तो नहीं हो जाएगी उधार के बोझ तले। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आज अब ले लें, बड़ी न्यूज में डिस्कस होने लगा कि भाई पाकिस्तान क्या कहते हैं डिसॉल्व हो जाएगा, पाकिस्तान लिक्विडेट हो जाएगा। क्यों? पाकिस्तान के पास बर्डन, डेट बर्डन ज्यादा हो गया। तो पता लगा भाई कंपनीज बंद हो जाती हैं, इदारे बंद हो जाते हैं डेट बर्डन की वजह से, डेट के बोझ के नीचे तले दबकर वो मर जाते हैं, उधार की रीपेमेंट्स नहीं कर पाते, जो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स की नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जिस बंदे को से उधार लिया होता है वो बंदा हमें आकर लिक्विडेट कर देता है, बंद करवा देता है, हमारी सारी चीजें सेल आउट करा के अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश करता है।
तो सवाल ये पूछा गया, विच सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज इट्स टू बी ऑप्टेड, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे अच्छा है? तो इसका जवाब हमेशा यही होगा, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डेट फाइनेंसिंग। लेकिन अगर हमने ज्यादा डेट फाइनेंसिंग करी तो हमारा गियरिंग रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर वो गियरिंग रेशियो 60% से ज्यादा है, जो कि मार्केट नॉर्म है कि मार्केट क्या कहती है 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंपनी इज एक्सपोजिंग हाई फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडेशन रिस्क, बंद होने का रिस्क इसके अंदर। इसी तरह आपने आज देखा कि हमारे पास इक्विटी मार्केट भी है, डेट मार्केट भी है। एक मार्केट होती है हाइब्रिड मार्केट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी एंड डेट का। और वो इक्विटी एंड डेट के बेहतरीन एग्जांपल है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऐसे लोन नोट्स जो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स के अंदर। तो ये बात भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन द क्रैश कोर्स ऑफ F9 इंशाल्लाह 24th ऑफ नवंबर। अगेन आई एम सेइंग 24th ऑफ नवंबर को हमारे पास क्रैश कोर्स होने जा रहा है F9 का, तो उसमें हम बात करेंगे। मैंने आज एक डिटेल छोटी सी सम अप वीडियो बता दी फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि व्हाट इज F9 अबाउट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा, फाइनेंशियल पैसा मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो पैसा लाएं कहां से, तो आपको आज समझ में आ गया। अगर कोई बंदा अपनी कंपनी भी खोलना चाह रहा है, एक आम आदमी भी अगर इस लेक्चर को देखे तो वो अगर अपनी कंपनी खोलना चाह रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो पैसा अरेंज करने के वी हैव टू सोर्सेस। नंबर 1 इक्विटी फाइनेंसिंग, नंबर 2 डेट फाइनेंसिंग। लोगों को अपना ओनर बनाएं, पार्टनर बनाएं, अपना शेयर होल्डर बनाएं और उनसे पैसा ले लें या उनसे उधार ले लें। अगर आपने पार्टनर बनाया, शेयर होल्डर बनाया, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी। लेकिन अगर आपने किसी से उधार लिया तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट है ये आपके लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होगा। कंपनी में ये पैसा कैसे अरेंज किया जा सकता है, किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके अरेंज किया जा सकता है, ऑर्डिनरी शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और शेयर ऑप्शन। डेट मार्केट में डिबेंचर, लोन नोट, बॉन्ड्स, TFCs, एक ही नाम है, एक ही चीज के इतने सारे नाम है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर मैंने एक छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस करी कि हमारे पास कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस अच्छा है। वैसे तो हर चीज में बैलेंस रखना चाहिए, किसी भी चीज की तरफ एक्सट्रीमिज्म अच्छी चीज नहीं है। इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग में बैलेंस रखना चाहिए, उस बैलेंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अदरवाइज जवाब ये होता है कि डेट फाइनेंसिंग की जाए, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग चीप सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है ड्यू टू द लॉ ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। ये वो कानून है कि एक बेसिक, जब कोई बच्चा इन्वेस्टर बनता है या इन्वेस्टर मार्केट में कोई इन्वेस्टर आता है, तो उसको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उतने ज्यादा रिटर्न्स भी हैं, लॉसेस भी हैं। जितने कम रिस्क लेगा उतना कम रिटर्न एंड लॉसेस हैं। और हमारे पास कुछ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी मार्केट में मौजूद हैं, इसके अलावा भी हैं। तो वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसके अंदर इक्विटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और डेट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इंशाल्लाह ये डिटेल में सब कुछ डिस्कस होगा इन आवर क्लासेस, अदर वीडियोस, आने वाली वीडियोस में, अदर आने वाले ऑनलाइन लेक्चर्स में, फिजिकल लेक्चर्स में। मैंने अगेन आपसे कहा 24th ऑफ नवंबर से हमारे पास क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑफ F9 एंड F5। आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ F9 एंड F5 ACCA पेपर्स इन KNS इंस्टीट्यूट। और फिर इसके बाद मार्च टाइम में हम सिर्फ F9 अभी फिलहाल लॉन्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि चारों अटेम्प्ट्स के लिए F9 और F5 लॉन्च करें। मार्च में हम लोग F9 लॉन्च कर रहे हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जून अटेम्प्ट में F5 और F5 अटेम्प्ट के लिए हम प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह उन क्लासेस में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।